हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर लर्न करेंगे बल तथा गति के नियम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। बच्चों, एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिहार सीजीएल के लिए बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों, बिना समय व्यर्थ गंवाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डैश का मान नगण्य होने पर वस्तु नियत गति से चलती है। बच्चों, नियत गति कहने का मतलब होता है एक निश्चित गति से चलेगी वस्तु। कब? जब उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, दाब ना लगे, वेग या द्रव्यमान। निश्चित रूप से बच्चों बल होगा सही जवाब, क्योंकि बल के कारण ही बच्चों वस्तु के गति में परिवर्तन होता है। तो अगर कोई बल नहीं लगेगा तो वस्तु की गति नियत रहेगी। दूसरा प्रश्न, यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को कहा जाता है। बच्चों, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे यह कोई ऑब्जेक्ट है, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं आप, इधर भी फोर्स लगा रहे हैं, दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस वस्तु पर लागू बल को कहा जाता है घर्षण, आवेग, संवेग, खिंचाव। निश्चित रूप से बच्चों सही जवाब क्या होगा इसका? खिंचाव। खींच ही तो रहे हैं आप ऑब्जेक्ट को, यस और नो। अगला प्रश्न है बच्चों, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था। सेकंड प्रश्न का सही जवाब सी है बच्चों। किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था अथवा गति की अवस्था के विरोध की प्रकृति को कहते हैं। बच्चों, यह संवेग है, जड़त्व है, बल है या गुरुत्वाकर्षण है? यह जड़त्व है बच्चों। जब कोई वस्तु विराम की अवस्था में है तो वह विराम की अवस्था में ही रहना चाहती है, और अगर वस्तु गति की अवस्था में है बच्चों तो वह गति की अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। और यह क्यों ऐसा होता है बच्चों? तो गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं बच्चों, और जड़त्व के कारण ही ऐसा होता है। कई बच्चों को ये प्रश्न जो है, जड़त्व जो है ये आपको कठिन लगता होगा। जड़त्व क्या होता है बच्चों? अंग्रेजी में इसको इनर्शिया कहते हैं और हिंदी में जड़त्व। जब किसी वस्तु का कुछ भार होगा बच्चों, कुछ द्रव्यमान होगा, तो द्रव्यमान के कारण बच्चों उस वस्तु का कुछ जड़त्व भी होगा। जो जितना भारी वस्तु होगा बच्चों उसका जड़त्व उतना ही अधिक होता है। और जड़त्व के कारण ही बच्चों जब हम किसी भी वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसे, अगर वह विराम में है तो गति में आने में, या फिर गति में है और उसको विराम में लाना है, ऐसा करने में बच्चों हमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो यहाँ पर विराम की अवस्था या गति की अवस्था जो होती है यह किसके कारण होती है बच्चों? जड़त्व के कारण होती है। अगला प्रश्न है, यदि हम पेड़ की शाखा को तेजी से हिलाएं तो कुछ पत्तियां पेड़ से अलग हो जाती है, यह के कारण होता है? वेग, मुक्त पतन, आवेग या फिर जड़त्व? यहाँ भी बच्चों जड़त्व के कारण ही होता है। यह न्यूटन का प्रथम नियम पर आधारित है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब किसी भी पेड़ की डाली को आप हिलाते हैं बच्चों, तो हिलाने से क्या होता है कि कुछ पत्तियां जो होती है वो पेड़ की डाली से टूट जाती है। क्यों? क्योंकि पत्तियों का अपना कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, और जब हम उसे हिलाते हैं बच्चों तो उसके विराम की अवस्था को गति में लाते हैं। और वह ऐसा करने में, जब हम उसे हिला करके विराम से गति में लाते हैं तो वह इसका विरोध करती है, अपोज करती है जड़त्व के कारण, और जिसके कारण कि बच्चों पत्तियां डाली से टूट जाती है और नीचे गिर जाती है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये जड़त्व वाला इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आ जाता है। फिफ्थ प्रश्न, निम्नलिखित में से किस एक का जड़त्व अधिकतम है? एक परमाणु का, एक अणु का, एक रुपये के सिक्के का, या क्रिकेट के एक गेंद का? बच्चों, परमाणु तो बहुत छोटा होता है। अणु बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो थोड़ा सा बड़ा होता है कंपैरेटिवली, और एक रुपये का सिक्का बच्चों बहुत ज्यादा बड़ा तो होता नहीं है। लेकिन अगर इन चारों में तुलना करें तो क्रिकेट की बॉल का साइज जो होता है वो बड़ा होता है, उसका द्रव्यमान ज्यादा होता है। तो जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा बच्चों, ऐसे भी याद रखिएगा आप, और उदाहरण के लिए मैं यहाँ पर समझा देता हूं, द्रव्यमान जिसका अधिक द्रव्यमान होगा बच्चों
उसका जड़त्व अधिक होगा। जैसे एक हाथी का और एक खरगोश का, दोनों में किसका जड़त्व ज्यादा होगा? हाथी का जड़त्व ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाथी का द्रव्यमान ज्यादा होता है। सर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि जिसका जितना द्रव्यमान होगा बच्चों, उसकी अवस्था में परिवर्तन लाने में हमें उतना ही अधिक बल और समय की आवश्यकता पड़ेगी। और ऐसा क्यों पड़ा? द्रव्यमान के कारण पड़ा। तो इसलिए जड़त्व क्या है? जिसका ज्यादा द्रव्यमान होगा उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व कम होगा। तो यहाँ पर सही जवाब है बच्चों क्रिकेट के एक गेंद का। ठीक है, अगला प्रश्न है बच्चों, गति का प्रथम नियम की परिभाषा देता है। वेग, दूरी, त्वरण या विश्रांति। गति का प्रथम नियम बच्चों विश्रांति के बारे में ही बताता है, वेग, दूरी, त्वरण के बारे में नहीं। क्योंकि वस्तु अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, और अगर गति में है तो गति में रहेगी बच्चों, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे। यह गति का प्रथम नियम है। तो विश्रांति को की परिभाषा देता है यहाँ पर। न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है गुरुत्वाकर्षण के द्वारा, जड़ता का नियम, संवेग के संरक्षण का नियम, ऊर्ध्वाधर गति। तो बच्चों यहाँ पर सही जवाब है जड़ता का नियम। न्यूटन का जो पहला नियम है गति का नियम बच्चों, वह जड़त्व का नियम है, जड़ता का नियम है। और इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के लिस्ट में रख सकते हैं, या आपके एग्जाम में जरूर अपीयर हो सकता है। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे बच्चों, किसी वस्तु का संवेग पर निर्भर करता है। संवेग क्या चीज पर निर्भर करता है? तो बच्चों संवेग का जो फॉर्मूला होता है, संवेग इक्वल टू होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, सो मास बोले तो द्रव्यमान और वेलोसिटी बोले तो वेग। ठीक है, द्रव्यमान इंटू वेग। तो आप देख सकते हैं संवेग दो चीज पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर और वस्तु के वेग पर। तीसरा ऑप्शन है वस्तु पर लगे बल, तो नहीं। ए एंड बी बोथ, तो दोनों पर निर्भर करता है बच्चों। तो इसलिए यहां पर सही जवाब आंसर होगा इसका डी। अगला प्रश्न है, 8 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु, मास कितना दे रखा है बच्चों? 8 किलोग्राम। वस्तु 4 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति करते रही, इसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो संवेग क्या होगा बच्चों? संवेग हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है? 8 kg है, और वेलोसिटी कितना है बच्चों? 4 है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस इज 32 मीटर और kg मीटर पर सेकंड। कई बार संवेग का आपको यूनिट भी पूछ लिया जाएगा, क्योंकि मास का यूनिट है बच्चों kg और यह मीटर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। सो 32 इज द राइट आंसर, सी करेक्ट आंसर है बच्चों। 10वां नंबर प्रश्न, यदि बल F और त्वरण A दिया हुआ है तो वस्तु का द्रव्यमान m ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? तो गति का दूसरा नियम है बच्चों, गति का दूसरा नियम क्या कहता है कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए को इधर ले आइए, F अपॉन ए। सो यहां पर देख सकते हैं सही जवाब F इंटू ए, F बाय ए बाय F, F माइनस ए। सही जवाब क्या है बच्चों? F बाय ए। सो बी आंसर इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बच्चों यहाँ पर समझिएगा, सेकंड नियम गति का जो है फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। और जब फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है तो आपको यहाँ पर क्या पूछा गया है? बल, फोर्स हो गया, के लिए त्वरण, और त्वरण ए हो गया। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए होता है बच्चों। ठीक है, और व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती किसके होगा? किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण। अच्छा, बल निश्चित है बच्चों, बल क्या है? फोर्स फिक्स है। तो फोर्स अगर फिक्स है, इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर फोर्स इक्वल टू आपको पता है कि सर मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, सो अगर बल निश्चित है, दिया हुआ है, तो m इंटू ए की जो वैल्यू होगी बच्चों वह फिक्स होगी। तो यहां पर a जो है बच्चों वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m नीचे आ जाएगा मास, और यहां पर लिख सकते हैं a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। और फिर आप प्रश्न को पढ़िए, तो कह रहा है कि बल के लिए त्वरण वस्तु के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? घनत्व नहीं, आयतन नहीं, बल नहीं। सही जवाब क्या होगा बच्चों? द्रव्यमान। तो डी, द्रव्यमान बोले तो मास।
मास, मास की हिंदी होती है द्रव्यमान, इसको m से डिनोट करते हैं। सो त्वरण जो होगा बच्चों a, वह मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया समानुपाती, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया बच्चों व्युत क्रमानुपाती। तो a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m। ठीक है, आगे बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर ये 11वां प्रश्न आपने जवाब कर दिया। 12वां प्रश्न है, जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे की विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल होगा। मान लीजिए बच्चों एक वस्तु है जिसको पिंड कह रहे हैं आप, उस पर एक बल इधर लगाया आपने, दूसरा बल इधर लगाया, और यह 10 न्यूटन का बल है और यह भी 10 न्यूटन का बल है। तो इस पर कुल बल कितना होगा बच्चों? तो 10 में 10 माइनस हो गया, 10 माइनस 10, तो टोटल 0 न्यूटन का बल यहाँ पर इस वस्तु पर लग रहा है। सी इसका सही जवाब हो जाएगा, 12th का सी आंसर। 13, दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण है। बच्चों अगर हम दूध को मथेंगे और उससे जो क्रीम होता है बच्चों वह निकल जाता है। यहाँ पर सर्कुलर मोशन से आधारित प्रश्न यहाँ पर आ गया। और सेंट्रीपीटल फोर्स होता है बच्चों केंद्र की तरफ लगने वाला जो बल होता है। दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? घर्षण बल नहीं, गुरुत्व बल नहीं, श्यान बल नहीं। कौन सा बल लगता है बच्चों? सेंट्रीपीटल, अंग्रेजी में कहते हैं सेंट्रीपीटल और हिंदी में अपकेंद्री बल। बच्चों पूरा दूध जो है वो सर्कुलर मोशन में रहता है और उसके ऊपर जो बल लगता है बच्चों वो किधर की तरफ लगता है? केंद्र की तरफ लगता है, जिसे अपकेंद्री बल कहते हैं। और जिसके कारण दूध से जो है क्रीम क्या हो जाता है? दूध को मथने से क्रीम अलग निकल जाता है यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किसी निकाय को एक समान वृत्तीय गति में चलाने में लगने वाले आवश्यक नियत बल को कहा जाता है। अगर कोई वस्तु बच्चों है और उसको एक समान वृत्तीय गति में अगर हमें चलाना है तो उसके लिए किस बल की आवश्यकता होगी? गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, यांत्रिक बल नहीं। दो बल यहाँ पर है बच्चों, एक है अभिकेंद्री और एक है अपकेंद्री। तो बच्चों सर्कुलर मोशन में चलाए रखने के लिए हमें कौन से बल की जरूरत होती है? दिस इज अपकेंद्रीय बल। ठीक है, सो यहाँ पर अपकेंद्रीय बल के कारण ही वस्तु जो है बच्चों सर्कुलर मोशन में चलता है। तो इसको भी याद रखिएगा आप, जो केंद्र की तरफ लगता है बल। ठीक है, सो यहाँ पर अगला प्रश्न है बच्चों, 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु, 4 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु, इस प्रॉब्लम को मैंने यहाँ पर पहले से सॉल्व कर रखा है तो आपको कोई चिंता करने की बात नहीं। मैं आपको इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूँ, इसको इरेज कर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न में कहा गया बच्चों कि 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 से 25 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो लगाए हुए बल की गणना करें, बल का कैलकुलेशन करें। तो कैसे करेंगे बच्चों? आपको पता है, क्या मालूम है आपको कि वस्तु का वेग 15 से 25 हुआ है, तो फोर्स इक्वल टू होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, और ए जो है त्वरण है, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी। और बाद की जो वेलोसिटी है, वेग जो है वो 25 है, और पहले कितनी थी? 15, और 15 से 25 होने में कितना समय लगा है बच्चों? दिस टाइम इज 5 सेकेंड। तो यहाँ पे 5 हो गया, सो 10 अपॉन 5, सो दिस इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन हो गया बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना है बच्चों? 4 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना है बच्चों? 2। हमने कैलकुलेट किया तो 4 2 जा 8। सो 8 न्यूटन का बल जब बच्चों वस्तु पर लगेगा तभी उसका त्वरण जो है, त्वरण नहीं, उसकी जो वेलोसिटी है बच्चों वह 15 से 25 हो जाएगी। सो दिस इज फोर्स 8 न्यूटन। सो इसका सही जवाब यहाँ पर बच्चों बी पार्ट है। 32, 16, 64 और 8, तो सही जवाब 8 होगा बच्चों, बी आंसर होगा। ठीक है, एक और आखिरी प्रश्न, कोई 70 किलोग्राम भार वाला व्यक्ति लिफ्ट से नीचे आ रहा है, यदि लिफ्ट का केबल अचानक टूट जाए तो व्यक्ति का भार क्या होगा? बच्चों अगर कोई व्यक्ति इस लिफ्ट में आ रहा है और यह लिफ्ट का केबल है, ठीक है, और इसके अंदर एक 70 केजी का इंसान यहाँ पर खड़ा है, अगर लिफ्ट का केबल ये टूट जाता है बच्चों, तो टूटने के बाद व्यक्ति का भार क्या होगा? तो बच्चों यह जो व्यक्ति है यह नीचे की तरफ मुक्त रूप से गिरेगा, फ्री फॉल होगा,
और इसका जो व्यक्ति का जो भार होगा बच्चों वह 0 होगा। और इस पर आधारित और भी प्रश्न मैं आपको अगले वीडियो में करेंगे बच्चों। मुक्त रूप से गिरते हुए वस्तु के मोशन के बारे में थोड़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर देंगे आपको, तो इस तरह के प्रश्न को आप आसानी से कर पाएंगे। फिलहाल इस प्रश्न के लिए सही जवाब डी है बच्चों, और इस वीडियो में आपके लिए इतना ही कंटेंट है, तो इसको अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स टू ऑल।